नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बिहार में आज एक बड़ी अद्भुत सी घटना हुई, एक अजीब सी चीज हुई। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में शायद इससे ज्यादा छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं हुई होगी। एक इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी चुनावी राज्य में जहां पर चुनाव का मौसम है। वहां तो 24-24 घंटे इवेंट करने के लिए भाजपा के पास चीजें रह सकती हैं, और वहां पर अगर 26 सेकंड में मैनिफेस्टो लॉन्च हो जाए। मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बिहार जैसे राज्य में जहां पर तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक तमाम सारी घोषणाएं कर रहे हैं, उस लिहाज से हम तो देखें तो भाई भाजपा और एनडीए का मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा क्या हो गया कि केवल 26 सेकंड में जो है वो फोटो शूट करा करके और एनडीए के तमाम एलाइज, तमाम बड़े नेता भागते हुए दिखाई पड़ गए। नीतीश कुमार साहब भाग गए 26 सेकंड बाद, जेपी नड्डा भाग गए। मैनिफेस्टो लॉन्च 26 सेकंड का कभी देखा है क्या आपने? आपने तो इलेक्शन कमीशन बहुत लंबे समय तक कवर किया है, तमाम चुनाव आपने देखे हैं, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया है। क्या 26 सेकंड का मैनिफेस्टो लॉन्च देखा है क्या आज तक आपने? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये नया भारत है। आपने कहा कि फोटो इवेंट में थोड़ा समय लगता है। ये फोटो अपॉर्चुनिटी कहिए इसको, कि 26 सेकंड में फोटो खिंचाया और चलते बढ़े। और गए कौन कौन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले वहां से निकले नीतीश कुमार, फिर चिराग पासवान, जतिन राम मांझी और जेपी नड्डा। क्यों निकले वो? आपने सवाल पूछे क्यों निकले। पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल रिकॉर्ड बीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि इनविटेशन देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, ध्यान रखिएगा इस बात का। और प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पे थी? मैनिफेस्टो लॉन्चिंग के ऊपर। और उसमें फोटो करवाया एक, और उसके बाद सारे किस गति से निकले उसकी केवल सहज कल्पना कर सकते हैं आप। राम प्रकाश जी, इशू क्या है? इशू ये है कि अगर आपने जो बात कही ओपनिंग में, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते पूरी, तो आपको अपने रिपोर्ट कार्ड का हिसाब देना पड़ता, आपको 20 साल का हिसाब देना पड़ता। और उस पहले आपके उस 20 साल का हिसाब होता, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के अगले जो भावी जो कार्यक्रम है, भावी जो आपका विजन है अगले 5 साल का, वो तो जब 20 साल में ही कुछ नहीं है तो अगले 5 साल का क्या बताते? तो सारी इवेंट कहीं खराब ना हो जाए। सवाल कहां से आने थे? मैनिफेस्टो जब लॉन्चिंग हुई और जेपी नड्डा बैठे हुए वहां पे, और खुद नीतीश कुमार भी आए थे, उनसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? एज ए जर्नलिस्ट आप बताइए कि आपका मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, या इसके अलावा कोई पूछा जाएगा? इसका क्या जवाब दे नीतीश की मौजूदगी में? क्या बिहार वाला दे सकते जो महाराष्ट्र में दिया करते कि सारे आपके सामने बैठे तो है? यहां कह सकते हैं नड्डा साहब? ये तो अभी तक अमित शाह ने भी नहीं कहा, मोदी जी ने भी नहीं कहा। क्या कह रहे हैं वो? कि नेतृत्व तो इनका होगा, ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा चुनाव के लिए। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं। तो जब आप इस सवाल का, पहले ही सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो प्रेस को कैसे सामना करेंगे? मीडिया को आप कितना ही पोमेरिन बना लीजिए, लेकिन आज की खबर तो वही है ना कि साहब आपका मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है। जब उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो फिर वहां बैठ के भी क्या करेंगे? तो उन्होंने वहां से निकल जाना उचित समझा। उसके बाद सम्राट चौधरी अपने माथापच्ची करते ना, उनको भी पता है कि उनका क्या महत्व है, मीडिया को भी पता है। तो इसलिए वो लफाजी करके, जिसको आप कहते हैं ना एक औपचारिकता पूरी करना, तो औपचारिकता पूरी होगी। इससे ये दिखता है कि एनडीए और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी कितनी कमिटेड है अपने मुद्दों को लेकर के, कितनी कमिटेड है बिहार के विकास को लेकर के, और मैनिफेस्टो को लेकर के उसकी क्या राय है कि ये एक औपचारिकता है, इसको सम्राट चौधरी कर लेंगे, हम आगे निकलते हैं। ऐसी क्या आफत थी जी? मुझे जरा सर एक चीज और समझा दीजिए। कहीं हम कांग्रेस भी जो सवाल पूछे उस पर आ जाएंगे, उसको आप वो तो सवाल अपनी जगह पे है। मैनिफेस्टो आज जारी किया गया, वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी, कि कहते 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड। अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह साहब जो वादे होते हैं उनको वो जुमला बता चुके हैं। अब जब अमित शाह जुमला बता चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि संकल्प पत्र के मायने नहीं बचते हैं, वो एक जुमला पत्र हो जाता है। ऐसे में ये सारे लोग नहीं चाहते थे कि हमारी बहुत फोटोएं खींची जाए, ताकि कल को हमसे कोई सवाल पूछे, हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए कि भैया तुम तो संकल्प पत्र में इतनी लंबी चौड़ी बातें बता के चले गए थे, और कर तुम ये रहे हो, जुमलेबाजी कर रहे हो।
तो इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि 26 सेकंड में भाग लिए हो सब? अरे नहीं नहीं, राम प्रकाश जी, इसके केवल दो ही वाक्य का इसका है, सारी जो इसको डायग्नोज करेंगे ना आप, केवल दो वाक्य का है। पहली दिक्कत क्या है, जो दुख तीरक है, कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पहली दिक्कत ये है। और दूसरी है कि 20 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है आपका। दोनों पे ही कहने को कुछ नहीं है, ना नीतीश कुमार के पास कहने को कुछ है, ना बीजेपी के पास कुछ कहने को। और इसका एक मैं आपको आइडिया देता हूं, केवल एक सोचिएगा उसको। और कल अपना अमित शाह जी बिहार में थे, उन्होंने दावा किया था एक अचीवमेंट के तौर पर। ये अचीवमेंट है या नहीं, ये मैं दर्शकों पर छोड़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। 4 वाक्य। बिहार की आबादी जो है राम प्रकाश जी, लगभग 14 करोड़ लोगों की। और अमित शाह जी ने कल कहा कि 8 करोड़ 52 लाख लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। सोच करके देखिएगा, 14 करोड़ आबादी, 20 साल का सुशासन, और 8 करोड़ 52 लाख लोगों को अमित शाह जी बता रहे हैं 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं। यह है 20 साल के सुशासन का परिणाम। उसके बाद भी अगर कोई घोषणा पत्र लाने की जरूरत बची है तो यह भी दर्शक तय कर ले। 64% लोग बिहार के राम प्रकाश जी केवल 67 रुपीज पर डे पे गुजारा कर रहे हैं। 64% लोग 67 रुपए रोज का। सोचिएगा उनका क्या तो न्यूट्रिशन का लेवल होगा, क्या एजुकेशन का लेवल होगा, क्या लाइफ स्टैंडर्ड होगा, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर वो पूरे कर रहे हैं। सोच करके देखिएगा, सिहर जाता है आदमी इस उसको देख करके। 57% हॉस्पिटल्स की कमी है। 16,529 स्कूलों में बिजली नहीं है बिहार के अंदर 20 साल के शासन के बाद। और 73,063 स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। और आखिरी बात, जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात है ना, ध्यान से सुनिएगा। बिहार के अंदर 3.45 करोड़ लोग रजिस्टर्ड मजदूर हैं। ये है सुशासन नीतीश कुमार का 20 साल का। आप कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो, इसका कौन जवाब देगा? ये अचीवमेंट ही तो है इनकी। ये रिपोर्ट कार्ड अगर कोई व्यक्ति अगर बैठ के इसको स्वीकार भी कर ले, मीडिया तो जैसा भी है, सवाल ये तो पूछेगा ना आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, ये इसको भी नहीं पूछेंगे। नड्डा कहने की स्थिति में नहीं। नीतीश कुमार कहीं कुछ बोल ना दे, जो वो सारी से कहीं भावी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बता देते हैं, कहीं भागा हुआ मुख्यमंत्री बोल देते हैं, सारी रोज जो क्लिपिंग्स वायरल होती। तो एनडीए अपनी फॉल्ट लाइंस, अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, अपनी जो अचीवमेंट्स नहीं है, जो आगा दौड़ और पीछा चौड़ वाली सिचुएशन है, सीधा सीधा बैठते अगर मैं आप होंगे वहां पे, हम तो सीधा सवाल पूछेंगे कि साहब ये आपका घोषणा पत्र था पिछले 4 घोषणा पत्र लेके बैठ जाएंगे कि साहब इनमें से कितना पूरा कर दिया ये बता दीजिए आप। फिर भागने की जगह मिलेगी। इससे बेहतरी है कि पहले ही भाग खड़े हो, फोटो खिंचवाओ, भाग खड़े हो। सम्राट चौधरी से ना कोई सवाल पूछेगा, ना रिपोर्ट कार्ड मांगेगा। और अगर आप मांगोगे तो वो भाई क्या कहेगा, समझ लीजिए कि हम तो आए ही अभी सत्ता में। वो तो अपनी बताएगा ना, उसको पार्टी से क्या लेना है। सवालों के जवाब है नहीं तो वो क्या कहेगा कि साहब हम तो अभी बने थे, तेजस्वी की जगह हम तो आए थे बाद में, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हमारा तो 1.5 साल है। नीतीश कुमार का नाम भी नहीं लेगा और सब कुछ। तो ऐसे में केवल एक ही ऑप्शन था कि वहां से निकल लो समय रहते, और वही ऑप्शन इन्होंने अपनाया। इससे इनकी गंभीरता शासन के प्रति, सुशासन के प्रति, बिहार के प्रति, वायदों के प्रति और अपनी डिलीवरी के प्रति, वो सारी प्रतिबद्धता केवल 4 वाक्यों के अंदर स्पष्ट हो जाती है। जिस तरीके से उन्होंने फोटो ऑप की और निकल गए। फोटो सेशन नहीं किया, आपने कहा फोटो सेशन, नो, फोटो अपॉर्चुनिटी। फोटो सेशन में तो आप 4-5 पोज लेते हैं, बैठते हैं प्रॉपरली। आपने घोषणा पत्र खोला, दिखाया, कोई चर्चा नहीं की, निकल गए। ये ऐसा घोषणा पत्र, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के नहीं दुनिया के इतिहास में शायद अपने आप में, ये शायद गिनीज बुक में नाम आएगा, ऐसा आप मान सकते हैं। सर एक और चीज है, अब हम जरा ठीक है थोड़ा सा हम इस फोटो से बाहर निकल के जरा बात कर लें उस संकल्प पत्र की, जिसमें मुंह चुराता हुआ पूरा एनडीए दिखा, नीतीश कुमार से लेकर नड्डा तक सारे लोग भागते हुए दिखाई पड़े। ये जो घोषणा है इनकी, अमित शाह कह रहे हैं बिहार में जमीन नहीं है, और ये बता रहे हैं 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण करा दिया जाएगा, फैक्ट्री लगा दी जाएगी, हर जिले में एक फैक्ट्री लगा दी जाएगी। ये फैक्ट्री कहाँ लगेगी सर? आसमान में लगाने की बात इसमें हालांकि लिखा नहीं है आसमान, लेकिन लगेगी कहाँ? अमित शाह कह रहे हैं जमीन नहीं है, और ये कह रहे हैं, और घोषणा पत्र में कहा जा रहा है फैक्ट्री लगेगी। ये कैसे संभव है? नहीं, राम प्रकाश जी, आप गलत समझ गए। अमित शाह जी की बातों को समझने के लिए मुझे आपको कई जन्म और लेने पड़ेंगे। जब आपसे पिछले विकास का सवाल पूछा गया अमित शाह जी ने, तब उन्होंने कहा था कि जमीन नहीं, इसलिए फैक्ट्री नहीं लग पाई। आगे तो जमीन पैदा कर देंगे ना ये भाई। जुमला और डंका 2 चीज बजानी है, तो उसमें तथ्यों का, मेरिट का, रियलिटी का तो कोई सवाल है ही नहीं ना। 20 साल तक तो जमीन नहीं थी, इसलिए फैक्ट्रियां नहीं आई। अब पहले जमीन इंपोर्ट करके लाएंगे, उसके बाद फैक्ट्री लगाते होंगे। ये तो अमित शाह ही बता सकते हैं ना। बिहार जितनी जमीन
आपको यूपी को छोड़कर किसी राज्य के अंदर मिलेगी क्षेत्रफल के हिसाब से? उनका कितना एरिया अनइरिगेटेड है, कितने एरिया के अंदर फसलें नहीं होती, उस सारे को छोड़ करके ये कह देना कि हम यहाँ पे जमीन नहीं है इसलिए इंडस्ट्री मिलेगी और अब हर जिले के अंदर क्लस्टर बनाएंगे, ये केवल भाजपा ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इतनी स्पष्ट झूठ, इतनी शर्मनिरपेक्ष झूठ और कोई बोल ही नहीं सकता। जहां फंसो वहां ये बोल दो। जो सरकार, जो देश का गृह मंत्री खुद गृह मंत्री के पद पर होते हुए घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगता हो, एक सोचिएगा आप अपने ही मंत्रालय की नाकामी। घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह। हर रैली के अंदर घुसपैठिया जिक्र करते हैं नहीं करते, बता दीजिए। फैक्ट्रियों की बात आई, पहले जमीन नहीं थी अब जमीन कर देंगे, अब 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। पहले कितने दिए पिछले कार्यकाल में? 5 साल में 50 लाख का दावा किया है, उस पर भी सवालों का सामना करने को तैयार नहीं। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है झूठ का, फरेब का, मक्कारी का और विजनहीनता होने का, कि जब दृष्टि ना हो शासन की, जब अगलों का काम लफाजी से चल रहा है, अगलों का काम SIR से चल रहा है, अगलों का काम घुसपैठियों से चल रहा है, अगलों का काम विभाजन से चल रहा है, मुस्लिमों के खौफ बेचने से चल रहा है, तो उनको विकास करने की जरूरत क्या है? आप एक बात बताइए ना, आज जिस तरीके से पलक झपकते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, इसका आपने क्या मतलब देखा? नीतीश को क्यों नहीं बोलने दिया गया? डर था ना। नीतीश को अगर आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाना था तो आप उसकी घोषणा कर देते। आज नीतीश का नाम लेने से भी हिचकिचा रहे हैं, नीतीश को मना करने से भी हिचकिचा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप मौके की ताक के अंदर हैं, जैसे ही दाव लगे उनको पीछे वो एक नाथ शिंदे वाला काम कर देंगे उसका कार्यक्रम। ये होना है। ये आपको मैंने जब बिहार का चुनाव जिस दिन घोषित हुआ था उस दिन मैंने आपको ये बात कही थी कि नीतीश का शिंदे होने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात को। महागठबंधन में जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस पर बैकड्रॉप में केवल अकेले तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई जाती है, लेकिन यहाँ तो जब संकल्प पत्र की बात आती है तो नीतीश कुमार साहब को तो पीछे ढकेल दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी आगे किए गए हैं और नीतीश कुमार कह ही चुके हैं कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के। क्या चल रहा है? भावी मुख्यमंत्री। तो नीतीश जी की तो मानसिक स्थिति वैसी है ना भाई, वो कभी तो कहते हैं भावी मुख्यमंत्री, कभी कहते थे भागे हुए मुख्यमंत्री। ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंपने की हां भरे तो मरे, अगर मना करे तो फंसे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो स्थिति साफ चुचुंदर वाली है ना। पूरे बिहार को ये एक चीज तो जन स्वराज ने की है ना कि पूरे बिहार को जाकर के नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, जो शारीरिक स्थिति है, वो तो सारी बताई दी। और कुछ कमी रहेगी हो तो नीतीश कुमार ने जो मंचों पर अलग अलग मौकों पर जो हरकत की थी वो सारे देश ने देख ली कैमरों पर। उसके बाद बचता क्या है? अगर उनको घोषित करोगे तो उसकी अपनी तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं घोषित करोगे तो उसकी दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। वो चुनावी समीकरण बिगड़ते हैं। ऐसे में क्या है कि फोटो खिंचाओ और भाग जाओ, उसमें ना कोई जवाबदेही है ना कुछ है। और कोई बात होगी तो सम्राट चौधरी जिम्मेदार, वो तो निकल गए थे भाई, वो तो फोटो ही तो खिंचवाने आए थे। और आपको ध्यान हो जिस दिन NDA अपने महागठबंधन का घोषणा पत्र आया था उस दिन क्या पूछ रहे थे भाजपा की ट्रोल, ध्यान है आपको? सोचिएगा उस दिन खबरें क्या चली। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसमें आया कि बैकड्रॉप में राहुल गांधी का फोटो छोटा है, तेजस्वी का बड़ा है। पहली खबर ये थी। दूसरी खबर क्या थी कि राजेश राम और अल्लाह वरू वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। ये महागठबंधन के अंदर भगदड़ मच गई, ये मच गई, वो मच गई। दूसरी खबर ये थी। तीसरा फिर उनके घोषणा पत्र की उन पर लगातार उसमें तकरीर जो भी अपने खुद रखते वो था। आज के घोषणा पत्र पे क्या कहोगे आप? आज किसी पोमेरियन मीडिया ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि ये जो चीजें, जो पिछला रिपोर्ट कार्ड था उसका हिसाब कौन देगा, 20 साल के शासन का कौन हिसाब देगा, 20 साल की अचीवमेंट का, फेलियर्स का कौन हिसाब देगा? क्यों भाग गए? केवल इसलिए भागे कि नीतीश के पास ना रिपोर्ट कार्ड है और ना NDA के पास कोई चेहरा है जिसका वो कंफर्म कर सके। मान चलिएगा जिस दिन बिहार का परिणाम आएगा नीतीश कुमार ना 3 में होंगे ना 13 में होंगे, होगा वही जो मोदी और शाह चाहेंगे। अगर इनका दांव लगा, अगर दांव लगा, मैं कह रहा हूं, तो 25 से CM वैसे ही निकलेगा जैसे तमाम राज्यों में बाकी निकलते हैं, और बिहार के लोग सिर पीटते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। एक चीज और जरा बताएं सर, 1 करोड़ नौकरी का भी इस संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 20 साल में कितनी नौकरियां दे दी गई? आखिर 1 करोड़ नौकरी कहां से आ जाएगा और उसका पैसा कहां से आएगा? अभी तो जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर उस घर में जहां पर सरकारी नौकरी वाले लोग नहीं है उस घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उनके तनख्वाहों का के जिक्र हो रही थी, उनके सैलरी का हिसाब लगाया जा रहा था। भाजपा के एक से एक प्रबुद्ध जो प्रवक्ता थे वो हिसाब जोड़ के बता रहे थे कि इतना रुपया चाहिए जो बिहार के
बजट से 3 गुना 4 गुना है एक साल की सैलरी देने के लिए, तो पैसा कहां से आएगा? ये 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं क्या? बिना पैसे की नौकरी कराने की बात कर रहे हैं क्या? क्या माना जाए इसको? नहीं, ध्यान रखिएगा ना, सरकारी नौकरी नहीं कहा, ये बहुत शातिर है। अगर सरकारी नौकरी पूछ लोगे तो फिर तो समस्या पिछली आ जाएगी ना, कि पिछले 4 टर्मों के अंदर क्या किया था। 1 करोड़ नौकरी देंगे, तेजस्वी ने सरकारी नौकरी की बात की है। और उसमें एक कंट्राडिक्शन देखिएगा, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी क्या कह रहे थे वहां पर, कि अपने क्या नाम है, नीतीश कुमार ने और भाजपा ने 1200 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए चुनाव की एन पूर्व संध्या पर, और वो महिलाएं अब उद्यमी बन जाएंगी। 10,000 रुपए में कौन सा उद्यम होता है, राम प्रकाश जी जरा बता देंगे मुझे आप? और अगर 10,000 में उद्यम था तो 20 साल पहले क्यों नहीं दिए वो? अब तक तो फिर वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाती। तो ये केवल वोट खरीदने की एक कुत्सित प्रयास के अलावा कुछ नहीं है, कि किसी तरीके से रिश्वत दो। मोदी जी क्या करते हैं कि रेवड़ी बांटने के खिलाफ हूं मैं, और अपने हाथ से चुनाव की घोषणा से एन पहले, याद रखिएगा, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नीतीश कुमार की, उसके अपने गणेश कुमार की, और 3 बजे ये और नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे थे। उससे पहले 7,500 करोड़ उससे पहले डाले थे। ये रिश्वत नहीं थी तो क्या थी? असलियत क्या है बेसिकली, कि पिछले 20 सालों के अंदर सत्ता में जो बिहार के में बैठे हुए लोग हैं, भाजपा और नीतीश, मैक्सिमम टाइम के लिए 18 साढ़े 18 साल, इससे ज्यादा और लंबी सेवा का मौका क्या दिया जा सकता है? 20 साल इज ए लॉन्ग टाइम राम प्रकाश जी, एक पीढ़ी बदल जाती है। उसके बावजूद भी वे अपने घोषणा पत्रों में, अपने प्रस्तावों में क्या लिखते हैं, इसका महत्व नहीं है। मतलब इस बात का है कि उन्होंने 20 साल में अचीव क्या किया, जरा वो बता दीजिए। और वो बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में इन तमाम संकल्पों का, प्रतिज्ञाओं का, घोषणा पत्रों का, इनका कोई मतलब है क्या? जब बिहार गरीब और देश का सबसे पिछड़ा राज्य जहां 20 साल पहले था, आज भी वही, तभी बीमारू प्रदेश था, आज भी बीमारू प्रदेश है। मोदी जी 1.25 करोड़ का पैकेज देने वाले थे, उसका हिसाब नहीं दिया था कि नहीं दिया था, ना नीतीश जिक्र करते ना वो करते। विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या हुआ, किसी भी तो सवाल का जवाब नहीं राम प्रकाश जी। मोदी जी ने तो हर जनसभा में, पिछली बार भी यही किया था, उससे पिछली बार भी यही किया था। बिहार को मिला क्या? जब वो बताने की आप स्थिति में नहीं होते, तो आपके पास एक सुरक्षित विकल्प होता है कि फोटो खिंचवा के बाहर खड़े हो। वही इन्होंने लाइन ले ली। और जो आप कह रहे हो ना कि 1 करोड़ रोजगार कहां से देंगे, देने किसने? अगर देने होते तो बैठ के गंभीरता से जवाब देते ना। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी महागठबंधन में, सारे नेताओं ने जवाब नहीं दिए थे। अगर ये आप सोचो, अगर ये इवेंट जो आज हुई, इवेंट ही कहेंगे इसको, अगर ये इवेंट महागठबंधन ने की होती, सारे नेता भागे होते, तो आज बिहार का चुनाव डन एंड डस्टेड कर देता आपका मीडिया। जितने पोमेरियन मीडिया हैं अब तक क्या कहते? अल्लावरू भाग गए, राजेश राम भाग गए, महागठबंधन टूट गया, ये हो गया, एकता नहीं है। और वहां पर केवल सम्राट चौधरी बच गए, कोई नहीं रुका। किसी चैनल की ये हिम्मत हो कि इस पे सवाल पूछ ले कि नड्डा क्यों भाग गए, नीतीश क्यों भाग गए, चिराग पासवान क्यों भाग गए, मांझी क्यों भाग गए? कोई सवाल का जवाब, कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। ये है वो नया भारत, नया मीडिया। जरा जरा 2-3 चीजें हैं सर जिसपे हम छोटी छोटी बात करना चाहेंगे। 1 करोड़ नौकरी की जैसे हमने बात की, एक और चीज है, तेजस्वी यादव ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि एनडीए वाले जो है वो ये देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और फिर वो उसकी कॉपी कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं। सीधे सीधे तेजस्वी ने आरोप लगाया था। आज जो घोषणा पत्र आया है उसमें तो ये साबित हो गया। घोषणा पत्र ये कह रहा है कि जो संविदा वाले लोग हैं और जो आउटसोर्स वाले लोग हैं उन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। ये बात तो तेजस्वी ने खुल करके अनाउंस किया कि हम ये करने जा रहे हैं। दूसरा, ये इन्होंने कहा है, पुरानी पेंशन का जिक्र कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की वापसी होगी, विकलांगों और वृद्धों के लिए पेंशन में जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये 20 साल से क्यों किसी ने रोक रखा था इनको? एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये भी हो गया कि ये जो पुरानी पेंशन की बात है, क्या भाजपा शासित सभी राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है क्या? राम प्रकाश जी, जब करना ही नहीं तो कुछ भी लिख दीजिए, इसलिए तो प्रेस सवाल नहीं लिए भाई। जिस प्रेस काउंसिल में नड्डा बैठा हो, वहां कोई मेरे आप जैसा सिरफिरा ये सवाल पूछ ले कि पुरानी पेंशन बहाल की बात है, या तो आपकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। हिमाचल प्रदेश में तो सुक्खू सरकार ने शपथ लेते ही पहली पुरानी पेंशन की घोषणा लागू की थी। कांग्रेस की सरकार है, केंद्र ने उनका क्या हाल कर रखा है? दे दिए उनके पैसे, जो उनका डिपॉजिट केंद्र के पास, देला नहीं दिया। ना करने देंगे और ना करेंगे पुरानी पेंशन, आप लिख के ले लीजिए। रोजगार की बात की आपने, ना रोजगार लेंगे करेंगे, ना रोजगार देना इन्होंने। तीसरा आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि कर्मचारियों का नियमितीकरण, संविदा कर्मचारियों का, उनको ठेके पर रखा किसने? वहां तेजस्वी तो थे नहीं, कांग्रेस राहुल गांधी तो थे नहीं,
कोई और महागठबंधन का साथी तो नहीं था। वहां कौन था? वहां तो भाजपा ही थी, वहां तो अपना क्या नाम है नीतीश कुमार ही थे। तो उनको अगर आपने नियमित करना होता तो अब किसने हाथ पकड़ रखा था आपका? जब आप 12,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में चुनाव घोषणा के दिन डाल सकते हैं, तो इनको 15 दिन पहले इनको नियमित कर देते। जो मैंने आपको परसों एक बात कही थी, मुझसे सवाल पूछा था परसों, आप शायद बाहर थे अवकाश पे, मुझसे सवाल पूछा कि साहब महागठबंधन के घोषणा पत्र के बाद एनडीए के मैनिफेस्टो पर आप क्या कहेंगे? तो मैंने एक लाइन कही थी, मैं चिंता मत करो, 48 घंटे लगेंगे, वो कॉपी पेस्ट करेंगे उसको। तो कॉपी पेस्ट आज आपने देख लिया। हर घर में रोजगार का तो वायदा नहीं कर सकते, तो इसलिए 1 करोड़ रोजगार का लिख दिया। ना हर घर में दे सकते, ना 1 करोड़ दे सकते, ना वो मंशा है। जो आदमी अपनी 20 साल की अचीवमेंट बताने के लिए मीडिया को फेस नहीं कर सकता, क्या वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है? मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं, कोई नाराज हो तो मुझे कोई वोट नहीं मांगने वहां पर, नहीं, वोट इन्होंने ना सर कोई हमें एक देगा। एक एक, सवाल केवल एक इतना चीज है जरा जो हम कि लोग नीतीश एक चीज कुमार जो हम को लोग मिस कर रहे हैं, जी हेमंत सर, एक चीज हम लोग मिस कर रहे थे। इन्होंने जो वादा किया था उसमें भी इन्होंने ये बात जी कही है कि हर जी परिवार को एक सरकारी नौकरी का कानून लाना, 20 लाख सरकारी और प्राइवेट जॉब्स बनाने का लक्ष्य संविदा कर्मियों को निमित्त, ये बात इन्होंने भी कही है। एनडीए ने भी सरकारी नौकरी आज की कही बात है ना। की है। आज हाँ। नहीं, उसने कही है हर परिवार में रोजगार। हम्म। महागठबंधन ने हम्म। कहा हर परिवार में रोजगार। ये तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कॉपी पेस्ट है। हर परिवार में रोजगार की बात थी तो 20 साल में क्यों नहीं किया भैया? कितनी सरकारी नौकरियां दी वो बता दो ना। वो जो अध्यादेश लाने की बात है, कानून लाने की है, पिछली बार किसने हाथ पकड़ रखा था आपका कि कानून क्यों नहीं बनाया? नीतीश कुमार ने। अब तो वो कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है, ना मानसिक तौर पर ना शारीरिक तौर पर। अब क्या करेंगे वो? सवाल तो ये है ना। नहीं, एक और चीज है सर। वो सर केजी सर केजी से पीजी तक के मुफ्त शिक्षा की बात हो रही है, मिड डे मील की बात फिर से कही गई है। सर ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी बिहार में लागू है। भाई केजी से पीजी तक की शिक्षाएं ऑलमोस्ट सभी जगहों पे फ्री हैं। दूसरी तरफ मिड डे मील की योजना तो लंबे समय से चलती चली आ रही है। बिहार में भी योजना लागू है, मजबूती के साथ लागू है, जैसा सरकार दावा करती है कि हम हर बच्चे को पौष्टिक खाना उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम पौष्टिक नाश्ता देंगे? अगर ये पौष्टिक नाश्ता अभी तक क्या मिल नहीं रहा था? अगर नहीं मिल रहा था तो नीतीश कुमार क्या बता रहे थे? ये नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश भी इसी संकल्प पत्र में रच दी गई है क्या? राम प्रकाश जी, इनका देखिए दावा क्या है। जब घोषणा पत्र में सम्राट चौधरी बोल रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि बिहार के 1 करोड़ लोगों से बातचीत करके ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। उन 1 करोड़ लोगों से यही पूछा आपने कि पौष्टिक खाना देंगे? आप दे नहीं रहे क्या? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और भारतीय जनता पार्टी वाले तो इस तरह की चीज पढ़ते ही नहीं। वो इन चक्करों में टाइम ही खराब नहीं करते। उनको ये पता है, जैसा आपने ओपनिंग में कहा था, कि ये एक औपचारिकता मात्र है घोषणा पत्र। ना इसको किसी ने पढ़ना, ना इसके ऊपर वोट मांगने, ना अपनी अचीवमेंट्स बतानी। इनको तो हिंदू मुस्लिम करना है, डिवीजन करना है, घुसपैठ ये करना है, एसआईआर करना है। उन धंधों के सारे वोट लेते अगले, तो मैनिपुलेशन करते। तो उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। एक औपचारिकता थी, औपचारिकता निभाई और निकल गए। बुरी बात यह है कि इसमें 20 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति वो भी भाग खड़ा हुआ जब अपनी क्या बोलते हैं उसको उपलब्धियों का वो कच्चा चिट्ठा देने की बात आई या अपना रिकॉर्ड देने की बात आई, तो नीतीश कुमार भी भाग खड़े हुए। हकीकत यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेसिकली जिसको जिस चीज को मोदी वो अपने क्या नाम अमित शाह जुमला बता चुके हैं, प्रधानमंत्री की बात को जुमला बता चुके हैं, तो बिहार में क्या ही करेंगे वो? उनकी मानसिकता है भाई ये। उसको आप उसी रूप में लीजिए, उसको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इनको सत्ता चाहिए, येन केन प्रकरण। अगर सीधी उंगली से नहीं मिली तो टेढ़ी उंगली से मिलने की कोशिश करेंगे। तमाम स्टेट्स के अंदर इनका रिकॉर्ड है। बिहार कोई उसे उच्चता नहीं है। कोई कोई व्यक्ति कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसको असहज कर दे, इसलिए अपने भाग जाओ वहां से। चीजों का सामना मत करो। सामने वालों से पूछो कि तुम्हारे मैनिफेस्टो में राहुल गांधी कहा था। इनके में कोई पूछे कि जेपी नड्डा क्यों भाग गए, तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं। सर एक योजना ऐसी भी है इस संकल्प पत्र में जिसका कम से कम मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वहां पर बन जाती है तो एनडीए इस संकल्प को जरूर पूरा करेगा। और वो योजना जो है वो 136 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना है। उसकी वजह बता भी देता हूं मैं क्यों ये पूरा कर सकते हैं कि भाई 136 ब्लॉकों में अगर वो नया डिग्री कॉलेज बनाएंगे, 136 नई बिल्डिंगें बनेंगी। उन नए बिल्डिंगों का हो सकता है इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट अडानी साहब को देने का एक बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। इस वजह से पूरा होगा। अगर अडानी साहब को मान लीजिए उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहता कि सरकार नहीं देना चाहेगी, अगर अडानी साहब का इंटरेस्ट नहीं हुआ तो
तो भी 136 बिल्डिंगें बनेंगी अगर उनका छोटा छोटा ठेका भी दिया जाएगा, और अगर 10% का एवरेज भी रख लिया जाए तो कुछ तो आएगा ही ना, तो वो योजना पूरी हो सकती है, वहां तक ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस समाप्त करने का संकल्प भी एनडीए ने किया है अगर वो सत्ता में आते हैं। सर, प्रतियोगी परीक्षाओं में फीस तो तब समाप्त होगी ना जब प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, नौकरियों की वैकेंसी निकाली जाएगी। और दूसरी चीज, जो अभी तक जिन प्रतियोगी परीक्षार्थियों पर लाठी चटकाई जाती रही थी, जिन पर कभी दया नहीं दिखाई गई, उनके लिए अचानक इतनी दया कैसे आ गई एनडीए के अंदर कि वो फीस ही माफ कर दे? लाठी का जो हिसाब है वो फीस से पूरा हो जाएगा क्या? नहीं राम प्रकाश जी, फिर वही बात है कि अब आप माफ करेंगे क्यों? क्योंकि महागठबंधन ने कह दिया कि हम इन प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफ करेंगे। आपको किसने रोका था? अभी तक आप ही सत्ता में थे। 20 साल के जो आदमी सत्ता में था, उसके बाद आप कह रहे 136 ब्लॉक्स में कॉलेज बढ़ाया जाएगा। क्या 20 साल में इतना भी मौका नहीं मिला आपको? अगर एक साल के अंदर अगर 7 कॉलेज भी बनाते तो भी हो गए थे। 20 साल में कुछ नहीं किया, ये तो आपकी स्वीकार थी। अदरवाइज भी तो है ना कि 20 साल में कुछ नहीं किया, अब 136 ब्लॉक में कॉलेज बनाएंगे, ये इसके अलावा भी कुछ है। और अडानी जी का आपने जिक्र कर दिया, अडानी जी ये छोटे मोटे कामों में नहीं पड़ते। कॉलेज का आप ठेका लो, बनाओ, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। वो तो अपने रियल एस्टेट का सर, एक छोटा मेजर मोटा चंक नहीं ले लिया होगा और अपना वो। छुट्टी कर। वो 136 कॉलेज जब आप इकट्ठा करके देखेंगे तो वो बड़ा होगा ठेका सर। अरे नहीं, अडानी जी बहुत दुनिया के यार बड़े रईस आदमी हैं। उन्होंने तो 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन ली कि नहीं ली? ऐसे काम करते हैं कि वो बाकी का लीज पे ले लिए अपने, बढ़ता रहेगा पावर प्रोजेक्ट जो भी हो रहा है। आप लेके दिखा दीजिए ना, आप 100 रुपए में लेके दिखा दीजिए, कोई और लेके दिखा दे। अडानी जी का बड़ा खेल है, उनका बहुत ही बड़े लेवल का खेल है, जहां मेरी आपकी कभी सोच जा भी नहीं सकती। वो उस तरह की चीजें निकाल के लाते हैं, मोदी जी के साथ मिलके उनके इनोवेटिव आइडियाज देते हैं। तो मोदी जी के साथ जाते हैं, बांग्लादेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट, श्रीलंका के साथ कॉन्ट्रैक्ट। एक देश के जो प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, फ्रांस के ने बता दिया, मुझे मोदी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट इनको देना है। वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, डॉलर वाले काम करते हैं, यूरो वाले काम करते हैं। आप कहा उनको बिहार के कॉलेजों में फंसा रहे? ये उनके स्टेटस से नीचे की बात है, उनको बड़ा करना है। जैसे मोदी जी बड़ा कर रहे हैं ना इस देश के साथ, तो अडानी बड़ा करने के लिए पैदा हुए। जैसे अडानी ने अपने क्या नाम, नीतीश कुमार ने बड़ा करके दिखाया। इससे बड़ा क्या करेंगे कि 20 साल की सरकार के बाद आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग जाए? इससे बड़ा कुछ करने की सोच सकते हैं आप? तो ये सारी नई चीज है, नया भारत है, और इस तरह की नई नई चीजें आप देखते रहेंगे। हाँ, अब आपने भाजपा एनडीए के पूरे संकल्प पत्र का पोस्टमार्टम कर दिया, इसीलिए जो है आपको ट्रोल होना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। आप जो है उनके साथ सहमत नहीं होते हैं, मानते नहीं है एनडीए वाले इतनी गंभीरता के साथ, इतना जबरदस्त जो है नकल करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप जो है उनको जो है वो परीक्षक की तरीके से आपने उनको पकड़ने का काम कर दिया, तो ये इसीलिए आप ट्रोल हो जाते हैं सर, और कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, फिर से एक बार और ट्रोल हुई और बाकी बातचीत होती रहेगी। एनडीए के वादे जुमले हैं, ये बात अमित शाह कह चुके हैं, और उन जुमलों पर, जो जुमले थे, उन जुमलों के पीछे की कहानी, उसका हकीकत, ये आपको पूरा आपके सामने अत्रे सर ने बता ही दिया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।